हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जब हम चर्चा करेंगे यूपी पीजीटी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम लोग उसको एक बार में न चर्चा करके टुकड़े टुकड़े में चर्चा करेंगे, जिससे कि सभी स्थिति क्लियर हो जाए कि हमको कहाँ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हम आप लोगों के लिए पहले से एक पार्ट का सिलेबस लेकर के रखे हुए हैं, क्योंकि कब सभी एक साथ डिस्कस करना ठीक तो होगा, लेकिन वो समझ पाना थोड़ी सी अच्छी बात नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल थ्योरी का जो पोर्शन है उसको लेकर के रखा हुआ है, जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराने पेपर्स को देखें तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते रहते हैं। हर पोर्शन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी भी पोर्शन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी छूटा तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन छूट ही जाएंगे। इसलिए पूरी तैयारी के समय हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जोर इस पॉलिटिकल थ्योरी पर रहेगा, पॉलिटिकल थ्योरी वाले पोर्शन पर रहेगा। इसलिए हम लोग इसको बारीकी से देख लें, फिर इसी सिलेबस के अनुसार हम आगे आगे के चैप्टर पर एक दूसरे से डिस्कस करते चलेंगे। दोस्तों, जो भी पेपर सेटर होता है वो किसी न किसी सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे कि आप पीजी में पढ़े होंगे तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेसर आपको मिलते होंगे। कोई वेस्टर्न थिंकर पढ़ाता होगा, कोई इंडियन थिंकर पढ़ाता होगा, कोई जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएगा, कोई अन्य कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएगा। इस तरह से मिलते हैं। ऐसे ही होता है जब कोई पेपर सेटर अपने पेपर सेट करने के लिए उसको मिलता है, अगर वो जिस विषय का स्पेशलाइज्ड होगा उस विषय के ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। पेपर में यही थोड़ी सी गड़बड़ी है कि ऐसा नहीं होता कि बैलेंस हो, कि पॉलिटिकल इंटरनेशनल इतना क्वेश्चन हो, पॉलिटिकल थ्योरी से इतना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए, इसमें सबसे ज़्यादा लाइन शेयर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती हैं, तो आप समझ लें कि करीब 50% क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही उसमें आए हुए थे। इसके पहले के जो एग्जाम होते थे हार्डली 10 या 12 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे अन्य लोगों के अलावा। लेकिन यह जो हमने पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस लेकर के रखा है, इसमें अगर ये पूरी तरह से तैयारी हो जाती है तो 50 से 60 क्वेश्चन तो आराम से ही मिलने ही मिलने हैं। ये बेस है, पॉलिटिकल साइंस का एक बेस है, सिविक्स का एक बेस है। इसको तो हम लोग कभी छोड़ भी नहीं सकते, किसी तरीके से इसमें ढीला ढवाली भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये हम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े ही पढ़े हैं, कोई इसमें से छूटा नहीं है। इससे ज़्यादा डिटेल होता तो पीजी लेवल पे पढ़े होते हैं, लेकिन उस समय जो पढ़े रहते हैं वो 1-3 घंटे की परीक्षा देने के लिए पढ़ते हैं। अब जो पढ़ेंगे वह जो है 2 घंटे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। इसमें जो है कि 60 से 70 का नहीं है। आपको याद होगा मैं मिशन 110 के बारे में आपको बताया था, तो उसको ध्यान रखना ही रखना है। मिशन 110 को ध्यान में रखना ही रखना है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, देखें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र और अध्ययन पद्धतियाँ। इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दे रखी, सैकड़ों है, लेकिन सब हमको नहीं पढ़ना है। 10 से 20 इसको एकदम जबानी याद होनी चाहिए। जब कोई थिंकर्स का नाम है उसकी क्या परिभाषाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि 2 या 3 या 4 डिफिनीशंस रहते ही रहते हैं पेपर में। और उनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है, ये अक्सर ये चर्चा में रिपीट होता रहेगा। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उन विद्वानों के नाम आते रहेंगे। तो जब भी हम लोग विद्वानों के नाम पढ़ेंगे तो उनके बुक्स की चर्चा कर लेंगे, उनकी कौन कौन से कोटेशन सही है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इससे जो है बार बार रिकॉल होता रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको कि किसी भी कंपटीशन को लेकर के हमारे अंदर एक भय व्याप्त रहता है, क्योंकि हम एक बड़ी लाभी देखते हैं, बड़ी भीड़ देखते हैं। ये सोचते हैं कि कोई फला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कोई कहीं से पढ़ करके आया है। ये सब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। इससे जो है आपकी मानसिक स्थिति तैयारी के प्रति थोड़ी सी कमज़ोर होती चली जाती है। आप एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हाथी का बच्चा जब होता है उसको छोटे पे उसको बड़ी जंजीरों में बांध देता है। आप जानते हैं कि बच्चे जो है काफ़ी शरारती होते हैं। वो उस जंजीर को काफ़ी खींचने की कोशिश करता, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। उसको इस बात का आभास हो जाता है कि अगर ये जो पैर में हमारी जो चीज़ भी बंधी होगी, रस्सी बंधी होगी, जंजीर बंधा होगा, उसको नहीं तोड़ सकते हैं। जब वो हाथी बड़ी हो जाती है तो उसके पैर में हम एक पतली सी भी रस्सी डाल दें तो चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से भरा रहता है कि इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी पहले हम प्रयास कर चुके हैं। ऐसे ही रहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आप पिछले परीक्षाओं में अगर फेल हो चुके हैं, इस मानसिक स्थिति से बाहर आपको निकलना होगा, उस भय से बाहर निकलना होगा कि अरे उसमें तो हम पास नहीं हुए, आगे नहीं पास होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्थिति में कभी भी तैयारी शुरू कर देंगे, अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, अपने टारगेट के प्रति सचेत रहेंगे, तो तैयारी होनी ही होनी है। उसमें तो कोई भी शंका नहीं है। आप उसको आराम से उसको क्लियर कर सकेंगे, बशर्ते नियमितता की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस के बारे में। देखें, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र और अध्ययन पद्धतियां, यहीं से शुरुआत रहेगी। राजनीति शास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत बहुत से विद्वानों की परिभाषाएं हैं, अलग अलग श्रेणी की है। उसके हम अलग अलग करके एक टेबुलर फॉर्म में देंगे, जिससे कि बार बार उसको हम रोज एक बार याद करेंगे, रोज एक बार याद करेंगे। बहुत सी परिभाषाएं ऐसी होती है जो याद तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन वो सामने आते ही आपको लग जाता, हाँ इसी राइटर ने लिखा, यही लिखा होगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद आता राज्य। राज्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राज्य क्या परिभाषा है, किसको राज्य कहते हैं, उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। कुछ विद्वानों में मतभेद है, कोई जनसंख्या को नहीं मानता है, तो कोई कहता है कि जो क्षेत्र नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि पॉपुलेशन कितनी संख्या होनी चाहिए। इस तरह से कई विद्वानों के अपने अपने भेद हैं, तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, पहले शुरू में दैवी सिद्धांत हुआ करता था, सामाजिक समझौते सिद्धांत, विकास सिद्धांत, सभी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आते हैं थिंकर्स की। थिंकर्स का अलग से दिया हुआ, अलग से वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर के बारे में। तो वेस्टर्न थिंकर सबको पता है, यूनान से शुरू होता है। प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन थिंकर में मनु, कौटिल, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं, जब जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो उनकी चर्चाएं बार बार आती रहेंगी, बार बार उनके बुक्स के नाम आते ही रहेंगे। तो जब भी आएंगे तो हमको उसी तरह से उसको याद करना कि हम पहली बार सुन रहे हैं, जिससे कि अगर ये पता रहेगा, ये पता है, तब तो तैयारी नहीं हो सकती है। अब बहुत बार ऐसे देखे होंगे कि कोई भी विद्यार्थी पहले इंटरमीडिएट में या किसी भी क्लास में फेल हो जाया करते थे। वैसे अब फेल होने की संख्याएं तो एकेडमिक सेशन में बहुत कम हो गई हैं। तो अब देखते होंगे एक साल फेल हुआ, दूसरी बार भी फेल हो गया, तीसरी बार भी फेल हो गया। होता ही है कि जब एक बार हम पूरी तरह से पढ़े रहते हैं, एग्जाम देते फेल हो जाते हैं, जब दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अरे हमें लगता है ये तो हम पढ़े ही हुए हैं, क्या देखना है, जब परीक्षा आएगी तो पढ़ लेंगे, जब आएगा तो देख लेंगे। नतीजा इस कैजुअलिटी के नाते वह दोबारा उसमें फेल हो जाया करता है। इसी तरह से जब भी हम किसी कंपटीशन का परीक्षा देते हैं, एक बार अगर असफलता हाथ रखती है, फिर से वही चीज़ नए सिरे से पढ़ने की शुरुआत करनी है, नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। ये सोच करके पढ़ना पड़ेगा कि हमने इसके पहले नहीं पढ़ा है, अपने आप को ब्लैंक करना पड़ेगा कि ठीक है, जो चीज़ आपको पता होगा वो तो रहेगा ही, लेकिन अपने आप को समझाना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसको हमें नहीं पता था, हमें क्या क्या त्रुटि हुई है, छोड़ देते हैं, फिर से शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। जब इस जज्बे के साथ हम तैयारी शुरू करते हैं तो सफलता जरूर हाथ में लगती है। नहीं तो ऐसा रहेगा, अरे ये पढ़े टिक मारते चले गए, पढ़े, अरे पता है लिख लेंगे, क्या नहीं हो पाता। जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो किसी दो ऑप्शन में अपना कॉन्फिडेंस हम लूज कर जाते हैं, पता ही नहीं लगता ये सही है कि ये सही है। ऐसे कन्फ्यूजन में कई सवाल गलत हो जाते हैं, जो कि हमारे टारगेट को अचीव करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस नाते हमेशा कोई भी चीज़ पर लगता हो कि पहले पढ़े हैं तो भैया इसको जरूर पढ़ लीजिए। हाँ, उसके बाद आते हैं संप्रभुता। संप्रभुता राज का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके लिए इसको एक अलग चैप्टर ही बनाया गया है। इसमें अर्थ, प्रमुख विशेषताएं, संप्रभुता क्या प्रकार है, एकलवादी बहुलवादी सिद्धांत। इसमें भी हम लास्की को पढ़ेंगे, बोधा को पढ़ेंगे, ऑस्टिन को पढ़ेंगे। कई थिंकर्स अपने हम शामिल हैं जो कि इस थिंकर्स की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनको हमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उन पर सवाल बनते ही बनते हैं। उसके बाद आता कानून। अगर राज रहेगा तो कानून तो रहना ही रहना है। तो कानून की क्या परिभाषाएं हैं, क्या स्रोत हैं, क्या उनके कानून और नैतिकता में क्या अंतर है, क्योंकि कई जगह पर जो नैतिकता शुरू में चली जाती थी उसको लोग फॉलो करते थे, बाद में वो परंपराओं में बन करके कानून बन जाती है। तो समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप फ्रांस की क्रांति में सुने होंगे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो ही उनका एक स्लोगन रहा था, जिस पर उन्होंने फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इस पर सवाल बनते ही बनते हैं। फिर राजनीतिकवाद, इज्म पढ़े होंगे आप, जैसे इंडुअलिज्म, एनार्चिज्म, आइडियलिज्म, अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद में मार्क्स को पढ़ेंगे, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। ये आपका एक पूरा चैप्टर है, सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर हम इसको
सबसे ज़्यादा हम टाइम देंगे। अगर हम पढ़ाई के बारे में अगर हम 6 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं तो हमको 2.5 से 3 घंटे हम इसमें देंगे ही देंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही लेंदी है। तमाम परिभाषाएं हैं, उन राइटर्स की किताबें हैं, किताब लंबी है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग तरीके और बार बार अगर हम उसको उच्चारण नहीं करेंगे तो भी गलत हो जाएंगे। उनके क्या कोटेशन है, कोई छोटे हैं तो कोई बड़े हैं। कई थिंकर्स हैं जो अपने लिस्ट में नहीं हैं, जैसे ग्रीन बोसांके, उसमें हम पढ़ेंगे आइडियल थ्योरी में। हाफस्लाग रूसो तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें हाफस्लाग रूसो अलग से पढ़ेंगे, फिर हम राज्य की जो उत्पत्ति का सामाजिक सौदेशिक सिद्धांत है उसमें पढ़ेंगे। इस तरह से हम बार बार रिपीट होगा, लेकिन वो रिपीट हमारे लिए फ़ायदा है, हम उस रिपीटिशन का फ़ायदा उठाएंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, ये सोचेंगे कि एग्जामिनर इसमें से कौन सा क्वेश्चन दे सकता है, उस क्वेश्चन को एक जगह लिखेंगे, बार बार याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हो जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपने कोई भी एक्सपीरियंस हो, एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या उसमें रह गया क्या नहीं रह गया। जो क्वेश्चन का बैंक होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल कराएं, लेकिन अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर से पहले शुरुआत करेंगे, फिर बीच बीच में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आर्टिकल आपको देंगे, लिखेंगे, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके रहेगा, तो उसको साथ साथ जब हम याद करते जाएंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आर्टिकल याद करना ही पड़ेगा, गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई हमारे साथी बताते हैं ऐसे ये तैयार कर लीजिए ऐसे ऐसे करके, वो हम नहीं पसंद करते। उसको याद करना ही पड़ेगा, बार बार एक बार दिमाग में आते ही कि राष्ट्रपति का चुनाव किस होता है, किस आर्टिकल में है, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, इसको सबको एक बार याद करना ही पड़ेगा। याद कर लेने से वो बातें अच्छी तरह से समझ में आने लगती हैं, तो फिर आसान हो जाता है, अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा तैयारी करते कैसे करें, क्या करना ही है। हम फिर सिलेबस के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं इसमें से राजनीतिक वाद से शुरुआत करूं, जैसे अराजकतावाद मैं पहले शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है और इसमें कई विद्वानों का अलग अलग अपने अपने विचार हैं, तो मैं इसको चर्चा करूंगा। क्योंकि मैंने देखा है कि अराजकतावाद से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, तो एक बार इस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे के एक एक स्टेप कर करके आप लोगों से शेयर करते चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।